भू कानून और स्थायी मूल निवास का मुद्दा गरमाया हुआ है। 24 दिसंबर को रविवार के दिन देहरादून की सड़कों पर एक जनसैलाब भी नजर आया था, जिसमें प्रदेश भर से लोग आए थे और उन्होंने सड़कों पर उतरकर स्थायी मूल निवास और भू कानून की मांग की थी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है बॉबी पवार, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है। तो सीधे तौर पर बात करते हैं। सर, ये जो दो मुद्दे फिलहाल उठ रहे हैं, लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही है, तो कितना फायदा राज्य की जनता को इन दोनों मुद्दों से अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो होने वाला है? देखिए, ऐसा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि ये पहला प्रदेश है जहाँ भू कानून की मांग की जा रही है, या जहाँ भू कानून लागू करने की बात की जा रही है, या जहाँ मूल निवास को लागू करने की बात की जा रही है। इस संविधान के दायरे में रहते हुए जितने भी प्रदेश हैं, कई प्रदेशों में मूल निवास भी है, कई प्रदेशों में भू कानून भी है। तो हमारी वही मांग है कि एक पर्वतीय राज्य होने के नाते, एक विशेष दर्जाधारी राज्य होने के नाते, यहाँ पे जो संसाधन है वो सीमित है। यहाँ पहाड़ जहाँ यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों जैसी यहाँ चुनौतियाँ भी हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे संसाधन हमारे पास होने चाहिए, इसलिए भू कानून की बात की जा रही है। आज भले ही देर हो चुकी है उस भू कानून को लगाने में, परंतु फिर भी जब जागो तब सवेरा है। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर उस भू कानून को लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे संसाधन जो दूसरों के हाथ में चले जा रहे हैं, जो बाहरी शक्तियों के हाथ में चले जा रहे हैं, वो कम से कम हमारे लोगों को अगर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोग उसमें रोजगार का अवसर अपना बनाएंगे, या जो स्वरोजगार के जो अवसर है वो बनाएंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जल, जंगल, जमीन, सब प्राकृतिक जो संपदा है वो बहुतायत मात्रा में है, परंतु उसके बाद भी आज ना हमारे हाथ में जल है, आज ना हमारे हाथ में हमारे जंगल है, ना हमारे हाथ में हमारी ज़मीन है। जंगलों से ही हमारे कितने रोजगार उत्पन्न हो सकते थे। आज ये देख सकते हैं कि बाहरी प्रदेशों से आई हुई कंपनियां, एजेंसियां उन जंगलों पर टेंडर डालकर ठेके ले रहे हैं। अब जहाँ की कंपनी है वहीं के लोगों को वो रोजगार मिल रहा है, वहाँ लेबर भी वहीं की लग रही है, जहाँ से वो कंपनी आई है वहाँ ठेकेदार भी वहीं का है। तो कम से कम हमारे जो जिन स्थानीय लोगों को वो रोजगार मिलना चाहिए था, स्थानीय लोगों को लाभ होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। हमारे पानी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पानी हिमालय से निकलकर सीधे बाहर जा रहा है, इस प्रदेश से बाहर चला जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि भाई हिमालय से लेकर जब भी पानी बाहर रहा है, तो दूसरी बात ये कि आपदा उत्तराखंड में कितनी है। उस पानी से आपदा के दंश हम झेलें, उस पानी से आपदा के दर्द हम झेलें, और उस पानी का फ़ायदा कोई और उठा ले। ये भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे फेवर में नहीं है। दूसरी ज़मीन की अगर बात की जाए तो ज़मीन आप देख रहे हैं कि आप ऐसी ज़मीन तो छोड़िए जो साहूकारों के पास थी या किसानों के पास थी, उन ज़मीनों को खरीदकर भूमाफियाओं ने हमारी खेती को ख़त्म कर दिया है, हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया है। दूसरी बात, उन भूमि के साथ साथ जो गोल्डन फॉरेस्ट है, जहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि ये बाघों की जो आक्रमण की जो घटना इतनी क्यों हो रही है। कल तक एक गांव में सुनाई दे रही कि पौड़ी में बाघ ने, टिहरी में बाघ ने किसी को उठा लिया है। परसों की घटना की देहरादून में बाघ ने उठा लिया है। जब आप पूरे जो हमारा गोल्डन फॉरेस्ट है उन पर भी अतिक्रमण करोगे तो जानवर तो शहर में घुसेंगे, जानवर तो गाँव में घुसेंगे। इसलिए ये कहना जरूरी है और ये भू कानून होना जरूरी है कि भाई हमारे संसाधन हमारे लोगों के पास आए। अब सर, जब ये भू कानून की मांग होती है तो अभी प्रदेश में इन्वेस्टर समिट भी हुआ है और बड़ी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड में आए, तो उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल के अंदर आज़ादी के बाद से भू कानून, क्या वहाँ इन्वेस्टर नहीं जाते हैं? क्या वहाँ पर कोई उद्योग नहीं है? प्रदेश में किस प्रकार की संपदाएं हैं, किस प्रकार के संसाधन हैं, उन संसाधनों को देखते हुए वहाँ की जो उद्योग है वो स्थापित किए जाए। अगर उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री आप स्थापित कर दीजिए, उत्तराखंड में आप टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। यहाँ तो आप लोकल फूड है उनको भी मैं वही कह रहा हूँ। तो आप उस स्तर पर उस चीज़ को उठाइए ना। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई उद्योगपति आ रहे हैं और इन्वेस्टर समिट ने प्रतिभाग करके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तराखंड प्रदेश जब बना तो उत्तराखंड सरकार ने ये रास्ते खोले थे कि इन्वेस्टर आएँ, इन्वेस्ट करें और यहाँ अपने उद्योग स्थापित करें। हुआ क्या? और उनको सब्सिडी भी दी गई, 30-30, 40-40, 50-50% सब्सिडी दी गई। इतना पैसा सरकार देगी। लोग आए, लोगों ने कागजों में कंपनियां बनाई, लोगों ने कागजों में फैक्ट्रियां बनाई। उन कागजों के आधार पर वो सब्सिडी के पैसे डकार गए और उसके बाद यहाँ से चल दिए। तो क्या उन इन्वेस्टरों से हमारे लोगों को रोजगार मिला? नहीं।
कुछ लोग हैं जो आए जो उद्योग कर रहे हैं, ठीक है, उद्योग करने के लिए जरूरी तो है नहीं कि भाई तुम ये ज़मीन इनको बेची दो, 99 साल की लीज पे दे दो। हिमाचल में भी तो हो रहा है, और जो हिमालय राज्य है वहाँ जहाँ भू कानून है वहाँ भी हो रहा है। कुल मिलाकर ये है कि जिस प्रकार के जो प्रश्न जब महत्वपूर्ण मांगे जब उठती है, इस प्रकार के प्रश्न जब उनके बीचों से छोड़े जाते हैं, उस बीच में छोड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न छोड़े जाते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो मूल निवास का मुद्दा है उसमें स्थायी लगाने की क्या आवश्यकता है, मूल निवासी है। देखिए क्या होता है कि किसी भी प्रदेश में, जो प्रदेश केंद्र शासित नहीं है, जो प्रदेश सरकार चुनती है, सरकार बनाती है, अपना मुख्यमंत्री बनाती है, विधानसभा होती है, उन प्रदेशों की मैं बात कर रही हूँ। उन प्रदेशों में किसी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति समूह ग और घ की सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहाँ उनके ऐसे मानक होते हैं कि वो बाहरी प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति वहाँ सरकारी नौकरी में समूह ग और समूह घ की नौकरी नहीं कर सकता है। परंतु हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारी सरकारों ने बड़े चालाकी से क्या किया है, जब मूल निवास चलता था तो यहाँ के मूल निवासी उसमें समूह ग और घ में लग रहे थे। वो बात अलग है कि ग्रुप बी की जो जॉब है उसमें योग्यता और क्षमता के अनुसार जो फाइट कर रहा है वो करे, वो उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, उसमें जो प्रक्रिया सेम सब जगह चलती है। पर ग्रुप सी और ग्रुप डी में जब उत्तराखंड का बच्चा हरियाणा में जाकर